प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों तो आप लोग कैसे हैं? एकदम बताएंगे सब प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम मस्त है मेरे बच्चों। तो बेटा ध्यान चंद्रा जी, जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। दोस्तों विनीता, सोनम, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, ये जो प्रशासनिक शब्द है ये आपको थोड़ा रिवीजन करना है रोज, अन्यथा ये व्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिक शब्द है। लेकिन क्या है, हमको दिक्कत कब होती है? जब हम इनका प्रयोग करते नहीं है और फिर पेपर में हमें दिख जाते हैं तो वहां पर दिक्कत का विषय बन जाता है, ठीक है। लेकिन आपको सभी क्वेश्चन जो भी प्रीवियस पेपर पूछे गए हैं क्वेश्चन, है ना, एसएससी जीडी बेटा, एसएससी का एक फंडा होता है कि यदि वो कोई एक बार एक चीज दे देती है ना तो वो पुनः उसी पर आधारित क्वेश्चन वहीं से उठाती है ना, रिपीट कर देती है क्वेश्चनों को। तो इसलिए आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हम इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं, हम तो इस चीज को जानते ही नहीं है ना। तो इसलिए आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, आओ चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे भाई, है ना, क्योंकि भाई ऐप की क्लास है और ऐप की क्लास हमने जब पैसा दिया है तो उसका हम पूरा मेहनत के साथ फायदा उठाएंगे, ऐसे नहीं बातों से काम नहीं चलने वाला, ठीक है मेरे बच्चों। आइए बेटा, तो मेरे बच्चे ये शब्द वो होते हैं जो पुलिस प्रशासन में प्रयोग होते हैं, पुलिस प्रशासन में प्रयोग होते हैं मेरे बच्चों, पुलिस प्रशासन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप सेना के आदमी हैं, है ना, आप सेना के जवान बनेंगे तो आपको भी इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, किए जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपनी चीजों को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे प्यारे साथी, हमने कल लगभग 70 तक इन शब्दों को पढ़ा था, है ना, 70 तक पढ़ लिया था। तो 70 से आगे हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं और फिर प्यारे बच्चों इस क्लास को दी एंड करेंगे। और अभ्यास क्वेश्चनों की तरह मैं प्यारे साथी जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको कराऊंगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। तो हमने कल 70 तक पढ़ा था, अब हम 71 नंबर शब्द पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा क्रिमिनल। क्रिमिनल किसे कहते हैं भाई? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा क्रिमिनल कौन होता है भाई? जो अपराध करता है, जो क्राइम करता है, वही तो क्रिमिनल होता है। तो क्रिमिनल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्रिमिनल हिंदी में किसे बोला जाता है? तो आप कहेंगे जो अपराध करता है, ठीक है, अपराधी, अपराध करने वाला, अपराध करने वाला जो होता है, अपराध करने वाला, ठीक है मेरे बच्चों, वो कौन कहलाता है? अपराधी कहलाता है, ठीक है। फिर एक बेटा दूसरी भाषा में, ये देखो अर्थ वही होता है लेकिन शब्दों को बोलने का लिहाज बदल जाता है। अब एक शब्द है मेरे बच्चों, जैसे यहां पर कुलप्रीत, है ना, जिसको बेटा कलब्रिट इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, कलब्रिट, या मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कुलप्रीत भी लिख देंगे, कुलप्रीत, ठीक है ना। तो कुलप्रीत का अर्थ क्या होता है? कुलप्रीत वह व्यक्ति होता है जिसने दोष किया है ना। अपराधी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस पर दोष सिद्ध हो गया, जिस पर दोष सिद्ध हो गया है तो वो दोषी है। अब एक बात बताओ, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है तो उसमें 4 लड़कों के नाम आ जाते हैं, है ना, लेकिन उनमें से मर्डर किसी एक ही ने किया है, चारों ने नहीं किया। बस 4 क्यों आ गए? क्योंकि उस समय वो चारों लगभग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो मेरे बच्चे पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है ना। जब इन्वेस्टिगेशन करेगी कि उस समय उस स्थान पर, उस लोकेशन पर किसकी आईडी, मतलब किसका फोन था। जब फोन ट्रैप हो जाते हैं तो ट्रैप करके वहां की लोकेशन ट्रेस हो जाती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा दोषी या मुजरिम कहलाता है, फिर वो मुजरिम, ठीक है ना। इस बार एसएससी जीडी ने मेरे प्यारे बच्चों अरबी भाषा वाले वर्तनी शब्द बहुत दिए थे, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा कर देता है वो कि बताइए मुजरिम कैसे लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके यहां पर बिंदी आपको नुक्ता जरूर लगाना, ये वाला नुक्ता, ठीक है ना, याद रखना, मुजरिम लिखना आपको आना चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है बेटा कर्फ्यू। कर्फ्यू कब लगता है? आप जानते हैं कर्फ्यू कब लगता है?
बोलो, कर्फ्यू कब लगता है मेरे प्यारे बच्चे? जब कोई हाई अलर्ट हो जाता है ना? जैसे कि पीछे कोरोना काल था, एक प्रकार का कर्फ्यू था, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा घर से, कोई रोड पर नहीं आएगा, कोई भी मार्केट में नहीं जाएगा, बाजार बंद रहेगा, पूरी तरह से पुलिस का पहरा रहेगा, कर्फ्यू हो जाता है, शांत पड़ा रहते हैं शहर बिल्कुल शांत पड़ा है, कोई भी व्यक्ति आपको उसमें नजर नहीं आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, जिसमें क्या हो जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में निषेधाज्ञा। कोई भी व्यक्ति यदि गलत निकला घर से बाहर तो उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा, तो आपको कर्फ्यू का पालन करना होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो मेरे प्यारे साथी, निषेधाज्ञा या कर्फ्यू से बोलते हैं। ओके, वेरी गुड, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाई अलर्ट जारी हो जाता है, कोई व्यक्ति बाहर नहीं नजर आता। आगे आता है बेटा डकैती। मैंने कल एक शब्द क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया था। डकैती जो होती है ना, डकैती में बहुत लगभग 4 से 5 लोग शामिल होते हैं, जिसे हिंसात्मक चोरी कहते हैं, है ना? कल मैंने पढ़ाया था, ये शब्द याद होना चाहिए आपको कि डकैती किसे बोला जाता है? हिंसात्मक चोरी को कहा जाता है डकैती, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये गुंडा। अब कितने सारे गुंडे नजर आ रहे हैं आपको, है ना? ये देखो, इसके हाथ में पिस्टल है, इसके हाथ में देखो इसने चैन छीन ली है, और ये देखो व्यक्ति को पीछे से पिस्टल से डरा रहा है ना? जब डरा रहा है तो कह रहा है कि हम तुमको गोली मार देंगे, नहीं तो हमको जो भी सामान है वो निकाल कर दे दीजिए घर में से। तो ये रे देखो, ये रे बेटा, 4-5 लोग इसमें कम से कम होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कल क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इस प्रकार नॉर्मल पूछ सकता है, वो प्रशासन के ऊपर पूछा गया तो, कि डकैती डालने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन मार्क लगाकर आपके सामने आंसर आएगा, आपको जवाब देना है इन आंसरों में से। ए ऑप्शन कि एक आदमी हो सकता है, एक आदमी डकैती डाल लेगा। बी ऑप्शन 2 आदमी, ठीक है। सी ऑप्शन 3 आदमी, या डी ऑप्शन बना देगा वो 4 से 5 आदमी, 4,5 आदमी। तो आपको सबसे सटीक जवाब जो देना है वो कौन सा देंगे आप लोग? सब लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा जवाब आप लोग लगाएंगे? आप कहेंगे भैया एक आदमी डकैती नहीं डाल सकता, सिर्फ चोरी कर सकता है ना? किसी का फोन रखा है वो चुरा सकता है, किसी की बाइक चुरा सकता है अकेला आदमी, लेकिन बाइक में भी कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, है ना? 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, कम से कम 4-5 आदमी होते हैं जब डकैती कहलाती है। पूरा ग्रुप बनाकर जाते हैं वो लोग। ओके, तो इस तरह से आपको सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था डकैती को हिंसा हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सब प्यारे साथी बताइएगा, डकैती को हिंदी में क्या बोला जाता है? बोलो बेटा। हिंसात्मक चोरी। हिंसात्मक चोरी, ठीक है मेरे भाई। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हिंसात्मक चोरी इसको कहा जाता है। किसमें? हिंदी में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बेटा वो कुछ भी पूछ सकता है, उसको खुली छूट होती है एग्जामिनर को, ठीक है, याद रखना। चलिए तो आगे आते हैं। तो मेरे बच्चे डकैती को क्या बोलते हैं? डकैती ही बोला जाता है, या इसको आप हिंसात्मक चोरी कह सकते हैं, ठीक है। हिंसात्मक चोरी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे आता है मेरे भाई नंबर आपके सामने 75। ये कहता है डेथ पेनल्टी किसे बोलते हैं? डेथ पेनल्टी क्या होती है बताइए। मान लीजिए आपने कोई दोष कर दिया, किसी को गोली मार दी और वो व्यक्ति मर गया, आपको सजा हो जाती है। तो कुछ न्यायाधीश जो होते हैं बेटा, वो आपके ऊपर जुर्माना लगा देते हैं, है ना, कि आपको मृत्युदंड दिया जाता है, आपको सजा ही नहीं मिलेगी। उसके साथ कुछ पैसा भी लेते हैं, पैसा भी गवर्नमेंट के खाते में जाता है वो, है ना, कि इतने दिन की सजा होगी, और आपको यदि आपने बहुत ही इसको दर्दनाक तरह से मारा है तो मेरे बच्चे उसे मृत्युदंड दिया जाता है ना। तो उसे डेथ पेनल्टी कहते हैं। जैसे आपने पीछे देखा होगा, दिल्ली वाला केस था, वो लड़की का रेप कर दिया था, तो उनको क्या मिली थी? डेथ, मृत्युदंड मिला था, कि आपको मरकर ही गवर्नमेंट को तसल्ली होगी, तभी आगे के लोग सुधरेंगे, ठीक है। मृत्युदंड दिया जाता है। ओके,
सजा मिली थी किसकी? मृत्यु की, फांसी। जो क्या लगी थी मेरे बच्चों? फांसी लगी थी बेटा, फांसी। ओके, हां। आगे आता है बेटा डिसीव। बड़ा सुंदर शब्द होता है डिसीव। तुमने मेरे साथ डिसीव किया है, बोल देते हैं ना कि मैंने कैसे किया है डिसीव। अब तुम यदि जानते हो तो आप बता दोगे डिसीव माने क्या होता है, यदि नहीं जानते हो तो नहीं बता पाओगे। डिसीव माने होता है बेटा धोखा। ठीक है, क्या होता है मेरे बच्चे? धोखा देना, डिसीव, किसी के साथ फरेब करना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। आगे आता है मेरे बच्चे डेफामेशन। डेफामेशन माने क्या होता है? डेफामेशन क्या होता है मेरे बच्चे? मान लीजिए आपने कोई गलत कार्य नहीं किया और सामने वाला व्यक्ति एलिगेशन आपके ऊपर लगा रहा है, आरोप आपके ऊपर लगा रहा है कि आप ही ने किया है। आपको भाई मैंने नहीं किया यार, मैं निर्दोष हूं, मेरे भाई मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया, आपको गलतफहमी हो गई है, लेकिन वो व्यक्ति आपको फिर भी फंसाए जा रहा है, तो आप आपको एक प्रकार से मानहानि का दावा आप कर सकते हैं कि सर मैंने इसको बहुत समझाया, मानवता के नाते आप अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाकर इस चीज को दायर कराएंगे, वहां पर दर्ज कराएंगे, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा देंगे कि मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये व्यक्ति फिर भी नहीं मान रहा है और फिर भी मुझे दोषी ठहरा रहा है, जबकि मैंने इसका बुरे वक्त में साथ दिया है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी मुझे आरोपी बना रहा है, मुझे ही गुनहगार साबित कर रहा है, इसने मुझे मानसिक रूप से परेशान कर दिया है और मेरा जो समाज में सम्मान है उसको ठेस पहुंचाई है इसने। तो वहां व्यक्ति मानहानि का दावा ठोक देता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मानहानि का दावा होता है बेटा डेफामेशन। ओके, मानहानि, मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है, आपने मुझे गलत आदमी बताया, जबकि मैंने दुनिया की हर अच्छी चीज को अपनाया है और हर व्यक्ति का आज तक अपने जीवन में साथ दिया है ना। आगे आता है बेटा डिफेंस। ये शब्द तो आपके जीवन में बहुत आता है, डिफेंस, क्योंकि आप जब जिस नौकरी को आप करने जा रहे हैं ना बेटा, वो डिफेंस ही तो है। वो क्या है? वो डिफेंस की तो जॉब है, जिसमें क्या होता है? रक्षा, बचाव, है ना। कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप टीचिंग करते हैं, आप कोई प्रोफेसर हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं मैं डिफेंस में हूं। डिफेंस बोलते हैं जो सेना का आदमी होता है। सेना का मतलब बोले तो रक्षा करने वाले, बचाव करने वाले, है ना। हां बेटा, लाइव चैट बंद नहीं है। क्लास में 14,000, 13,000, 14,000 बच्चा होता है बेटा, कमेंट पढ़ना तो बड़ा नामुमकिन है मेरे बच्चे, है ना। हां, तो बेटा रक्षा, बचाव, है ना, सुरक्षा जो होती है एक प्रकार से, जैसे हमारे देश की सुरक्षा आप लोगों के हाथ में होगी, आपके कंधों पर ही कमान होगी वो, है ना बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हैं मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, है ना, ताकि दूसरा देश हम पर हावी ना हो जाए, है ना। पीछे आपने देखा था पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसे ही घपला किया था, तो हमको ये कार्य करना पड़ा था। व्याकरण बेटा कराऊंगा, टेंशन मत लो, मेरी ड्यूटी है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आगे आता है बेटा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डिप्लॉयमेंट का मतलब जानते हैं आप लोग? जैसे आपको पहली पोस्टिंग बंगाल मिल गई, किसी को जम्मू कश्मीर मिल गई, किसी को मेरे बच्चों नेपाल बॉर्डर पर मिल गई, किसी को बागा बॉर्डर मिल गई, तो आपको अलग अलग पोस्टिंग मिलेंगी, अलग अलग आपकी तैनाती होगी। तो डिप्लॉयमेंट माने होता है तैनाती। आप कहां तैनात हैं? मैं सर उस पोस्ट पर तैनात हूं, है ना। तो ये शब्द आपके बेटा सेना के शब्द हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, इनको अच्छे से ध्यान रखा करो, इनको नोट कर लिया करो। आगे आता है बेटा डिटेन। डिटेन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? डिटेन उसे कहते हैं, मान लीजिए आप लोगों के साथ कोई गलत कार्य हो रहा है और मैं उसके लिए आवाज उठाना शुरू कर दूं कि बच्चों के साथ बहुत गलत कर रही है एसएससी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा और सभी विद्यार्थियों को अपने साथ बुलाऊंगा और जो अध्यापक पढ़ाते हैं बच्चों को उनसे भी कहूंगा कि बच्चों का साथ दें। तो इस चीज को रोकने के लिए, ताकि मैं धरना प्रदर्शन ना करूं, है ना, ताकि मैं आपके साथ मिलकर के कोई मतलब एक प्रकार से वहां पर दंगा फसाद ना हो जाए, उसके लिए तो पुलिस मुझे क्या करेगी? ये व्यक्ति दिल्ली नहीं जाना चाहिए, इसको रोक लो, तो मुझे डिटेन कर लेगी। डिटेन बोले तो मुझे नजरबंद कर देगी कहीं पर, मुझे कहीं दिखने नहीं देगी, मुझे वहां पहुंचने नहीं देगी, बच्चों के बीच में नहीं जाने देगी, है ना। तो मेरे बच्चे रोक कर रखना या निरुद्ध करना, मुझे कहीं पर छुपवा कर वहीं बैठा देगी, यहां बैठ जाओ और तुम वहां नहीं जाओगे, अन्यथा बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चे दंगा भी कर सकते हैं, गाड़ियों में आग लगा सकते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसी जगह पकड़कर व्यक्ति मुझे क्या करेंगे? मुझे डिटेन कर देंगे, मुझे यहां इस कमरे में बैठा देंगे, यहीं खाना खाओ, यहीं पर रहो, बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। ठीक है ना बच्चों? हाँ,
आगे आता है मेरे बच्चे डिसिप्लिन। ये तो आप सब जानते हैं, एक विद्यार्थी के अंदर सबसे पहला गुण यही होना चाहिए, है ना, डिसिप्लिन। और जब आप सेना में चले जाओगे ना, वहां तो जूते पॉलिश, कपड़े की एकदम प्रेस क्लिच होनी चाहिए, वर्दी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, टोपी एकदम अच्छे से लगी होनी चाहिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अनुशासन, डिसिप्लिन, है ना। अपने रहने का तौर तरीका आपका एकदम ऐसा लगना चाहिए। सबसे सुंदर तरीका बेटा सेना का ही होता है रहने का, है ना। एक टीचर भी सामान्य कपड़े पहन सकता है, लेकिन वर्दी पहनने का जो अधिकार होता है सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही, एक जवान को होता है, और जो बड़ी सुंदर लगती है बॉडी पर मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, आगे आता है बेटा डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, इसका मतलब क्या होता है? जब पारिवारिक हिंसा हो जाती है, घर में विवाद हो जाता है, भाई भाइयों में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, है ना, तो उसे कहते हैं भाई ये घरेलू हिंसा है, इनका घरेलू विवाद है, इसको ये खुद ही लोग बैठ करके सुलझाए तो अच्छा है ना। वरना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो बेटा डोमेस्टिक वायलेंस होता है घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, जिसे हम हिंदी में पारिवारिक विवाद भी बोल सकते हैं। पारिवारिक कहते हैं ना यार, इनका पारिवारिक विवाद है, विवाद, पारिवारिक विवाद, घर की लड़ाई है, घर की हिंसा है, इसको स्वयं ही इन्हें सुलझाना पड़ेगा, ठीक है। घरेलू लड़ाई को खुद ही खत्म करना पड़ेगा। आगे आता है बेटा ड्रिल। ड्रिल जानते हैं आप लोग? ये आपके लिए बहुत अच्छा शब्द है। ड्रिल, ड्रिल क्या होती है? सेना का शब्द है यार। जब आप सुबह को परेड करते हैं, 1 2, मैंने बताया ना कल भी, 26 जनवरी पे आप देखते हैं, लेकिन आप जब भर्ती हो जाएंगे तब देखना, आपके जो उस्ताद होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे ना, ट्रेनिंग सेंटर में आपको मिलेंगे, तो आप देखना वो एक ढोल होता है, उस ढोल से आपको सिखाते हैं कि पहली जब चोट लगेगी ढोल पर, पहला डंका लगेगा तो आपको सीधा पैर निकालना है। जब दूसरा डंका लगेगा तो आपको दूसरा पैर निकालना, पहले डंके पर पहला पैर सीधा वाला, दूसरे डंके पर उल्टा वाला पैर। तो परेड में जो हम चलते हैं, सभी सिपाहियों के पैर चलते नजर आते हैं, वरना कोई ऐसे चला देगा, कोई आगे पीछे हो जाएंगे पैर। वो डंके पर ध्यान देते हैं, जो ढोल की आवाज होती है, डन डन डन, इस तरह से, ठीक है। ये चीजें तुम्हें वहां पर देखने को मिलेंगी, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा परेड अभ्यास कराते हैं तुम्हें, ये करा रहे देखो जवानों को। सामने इनके पहले कौन चल रहा है? जो भी इस टोली का कमांडर होगा, है ना। देखो इंस्ट्रक्टर बगल में खड़े देख रहे हैं, ये वाले देखो, यहां देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, ये इंस्ट्रक्टर खड़े हैं, ये वाले, ये दो तीनों, और ये टोली चल रही है, टोली का कमांडर है, ये टोली का कमांडर है जो सबसे आगे चलता है, और उसको देख करके ही पैर निकालते हैं सब, 1 2 1 2 1, ठीक है। हाँ, ऐसे। आगे आता है बेटा एनकाउंटर। एनकाउंटर कब होता है? जो बहुत बड़ा घातक अपराधी होता है ना, जो मारने पर 1 मिनट नहीं सोचता, उसके ऊपर लगभग 100 मुकदमे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पोस्ट पर खड़े हैं और आपकी पोस्ट पर कोई आतंकवादी घुस आया, है ना, और वो आप पर गोली चलाने लगा, तो आप क्या करेंगे? आप जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकारी से सेट पर बात करेंगे कि सर ऐसे ऐसी बात है, मैं इस पोस्ट पर तैनात हूं और यहां पर एक आतंकवादी अंदर घुस आया है और मुझ पर गोली चला रहा है हम पर, है ना। तो आपका अधिकारी कहेगा कि जवाबी कार्रवाई कीजिए। जवाबी कार्रवाई का मतलब है आप भी गोली चलाइए, आपके पास भी तो वेपन है, असला है, तो आप जो गोली चलाएंगे, मान लीजिए आपकी गोली से वो बच रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहां से वो बचकर भाग गया, लेकिन आपने उसे पहचान लिया, वो दूसरे तीसरे फिर आ जाता है, तो आप उसे पकड़कर जब गोली मारते हैं, उसे एनकाउंटर कहते हैं, है ना। जिसे पुलिस एनकाउंटर करती है जो गलत काम करते हैं, कि एनकाउंटर कर दिया, बहुत बड़ा बदमाश था, सबको परेशान करता था, ठीक है। तो मेरे बच्चे, उसे मुठभेड़ कहते हैं। पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बदमाश मारा गया। आप आतंकवादी को मारेंगे, बात वही है। यहां पर राज्य की पुलिस हो जाती है, सेना में बेटा इस सेंटर में आप लोग रहेंगे तैनात, बात वही है सारी, है ना। हाँ, गोली ठोक देना बिल्कुल। आगे आता है बेटा एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट का मतलब क्या होता है ना, किसी व्यक्ति को जाल बिछाकर फंसाना, है ना। वो व्यक्ति बहुत शातिर है ना। कुसुम मेहरा, डबल आवाज आ रही है बेटा, क्या ऐसा सभी के साथ हो रहा है? क्या ऐसा सभी के साथ हो रहा है मेरे बच्चे? हैं? बेटा अपना नेटवर्क इशू चेक कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, यहां से तो बिल्कुल सही चल रही है बेटा क्लास, है ना। तो बेटा जाल बिछाकर फंसाना होता है एंट्रैपमेंट करना, ठीक है। ओके, मतलब योजना बनाई और जाल बिछा दिया कि वो व्यक्ति जब यहां से गुजरेगा,
नहीं हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। जब वो व्यक्ति यहां से गुजरेगा तो जाल बिछा दो ताकि उसका पैर जाल में फंसे और वो फंस जाए और हम उसको पकड़ने में कामयाब हो जाएं। तो ये सब सेना की ही चीजें होती हैं दोस्तों, ठीक है। आगे आता है बेटा एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस होते हैं सबूत। जब आप पर कोई गलत आरोप लगाता है ना, तो आप उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, गवाही देते हैं अपनी तरफ से और अपने साथ वाले साथी से कहते हैं कि बताइए मैं उस समय तुम्हारे साथ ड्यूटी पर था या नहीं था, ये मुझे गलत ठहराया जा रहा है ना। तो वहां पर बेटा एविडेंस की जरूरत पड़ती है, साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है, गवाही की जरूरत पड़ती है, अपनी सफाई की जरूरत पड़ती है, सबूत की जरूरत पड़ती है। तो आपका अधिकारी कहता है यदि आप सच हैं तो कोई सबूत दो हमें कि आप वहां थे, कि ठीक है सर मेरे साथ प्रवीण तैनात था उसी समय उस पोस्टिंग पर, है ना। कि अच्छा कि प्रवीण को बुलाइए, प्रवीण जी आप ये बताइएगा, हेड कांस्टेबल प्रवीण नंबर फला फला, कि आप उस समय इनके साथ वहां मौजूद थे? कि हां सर, जी सर मैं मौजूद था, है ना, उसी समय हम दोनों उस पोस्ट पर थे और ये मेरे साथ था। तो भाई ठीक है, मैटर सोल्व हो जाएगा, है ना। तो बेटा एविडेंस माने होता है साक्ष्य, है ना, जिसमें सबूत, गवाही, साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है, तीनों चीजों की। ओके, वेरी गुड। अदालत में बेटा जरूरत पड़ती है, आप जानते हैं। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट माने क्या होता है? एग्जीक्यूट माने, कितना अच्छा शब्द है, देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एग्जीक्यूट माने होता है तामील करना, फांसी देना, है ना। और फांसी देने वाला एक विशेष व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति पर फांसी नहीं दी जा सकती, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो बेटा तामील करना, फांसी देना। आगे आता है मेरे बच्चों फिंगरप्रिंट। मान लीजिए आपने देखा कि किसी अपराधी ने गोली चलाई है किसी पिस्टल से, तो उसके बेटा फिंगरप्रिंट उस पर छप जाते हैं, ट्रिगर पर भी आ जाएंगे, है ना, और उसकी जो नीचे की जो पकड़ने की बट होती है उस पर भी छप जाते हैं, है ना। तो आपसे आप कह रहे हैं मैंने नहीं मारा, मेरा कोई लेना देना नहीं है उस असला से। बोले अच्छा, तो ये बेटा एक डिपार्टमेंट होता है जो आपकी मतलब उसकी जांच के लिए जाएगा। ये असला वेपन जो होगा उसे वो लोग, तभी तो पुलिस वाले देखे तुमने कपड़े से उठाते हैं। तुमने देखा होगा ना कि कोई हथियार से यदि किसी का मृत्यु हो जाती है तो उस असला को, उस हथियार को पुलिस वाले कपड़े, रुमाल, अपने रुमाल से उठाते हैं पकड़कर, है ना, ताकि उसके फिंगरप्रिंट ना मिट जाएं, है ना, और उसको भेज देते हैं लैब, है ना मेरे बच्चों। तो लैब में जाकर टेस्ट होता है कि फिंगरप्रिंट इस व्यक्ति के हैं, तो आपके फिंगरप्रिंट फिर क्या किए जाएंगे, वहां पर चेक किए जाएंगे। यदि आपके फिंगरप्रिंट मिल गए तो दोषी आप ही हैं, है ना। आधार कार्ड बनवाते हो तो बेटा उंगलियों के निशान, आपके अंगूठे के निशान नहीं लेते हैं, इसीलिए तो लेते हैं मेरे बच्चों फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान, ताकि व्यक्ति का पता लग सके कि आप वही व्यक्ति हैं। जब आप जाएंगे पेपर देने के लिए तो आपकी बेटा आपकी जो चेकिंग होती है वो यही तो होती है, फिंगर लगाइएगा कि आप वही बच्चे हैं जिसने पेपर फॉर्म भरा था, है ना, क्या ये आपका ही आधार है। आगे आता है बेटा एफआईआर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिसे प्राथमिकी भी बोलते हैं, है ना, हिंदी में कल भी मैंने पढ़ाया था इसको। तो मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है ये मेरे बच्चे एफआईआर होती है, किसी भी व्यक्ति की पहली सूचना, है ना। हाँ, आगे आता है फोर्जरी। फोर्जरी किसे कहते हैं मेरे बच्चों? फोर्जरी होती है जालसाजी, झूठी योजना बनाकर जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, जिसे हम कूट रचना भी बोलते हैं, है ना। झूठी योजना बनाना, तुमने जालसाजी की है, तुमने उस व्यक्ति को फेक तरह से फंसाया है, वो व्यक्ति कभी ऐसा गंदा काम नहीं करता है, ठीक है मेरे बच्चों। लीजिए थोड़ा साइड हो जाता हूं बेटा, वेरी गुड। ओके मेरे बच्चे, अगला शब्द आगे आता है बेटा गैंग। गैंग किसे कहते हैं? मान लीजिए आप कोई अपराध करना चाहते हैं, तो आप अकेले तो कर नहीं सकते, आपको 10-12 कम से कम 8-7 तो लोग चाहिए। एक गिरोह बनाया आपने, है ना। तो मेरे बच्चों, ये जो सब लड़के बैठे हैं ना, इन्होंने सभी ने अपराध किया है, सभी इस गिरोह के क्या है, साझीदार हैं। ये गिरोह हो गया बेटा ग्रुप, गैंग, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा ये शब्द आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ओके, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा गेवेल। गेवेल का अर्थ क्या होता है? देखो, आपने जब जज साहब ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, है ना, तो वो कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर। न्यायालय में जब निर्णय सुनाया जाता है कि मुजरिम पंकज कुमार को दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, होता है ना, तो सब लोग सुनकर एकदम चौंक जाते हैं, अरे सजा दे दी जज साहब ने, तो मर्डर सजाए मौत दे दी, अरे वाह
यार एक तो फंस गया व्यक्ति, अब तो मर जाएगा बेचारा, है ना। तो मेरे बच्चे जो सुनाते वो जज साहब का जो हथौड़ा होता है उसे बेटा क्या बोला जाता है? गेवेल बोला जाता है। याद रखना, इन शब्दों को नोट कर लेना, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आते हैं गिल्टी। गिल्टी कब फील होती है? गिल्टी माने क्या होता है ना। जब कोई व्यक्ति मान लीजिए अनजाने में कोई गलती कर देता है और वह गलती फिर सबके बीच में जाती है ना, तो आप जानते हैं क्या होता है, फिर उसकी नजरें नीची हो जाती है कि अब मैं क्या बोलूं सबके सामने, उसका मुख दिखाने लायक नहीं होता। फिर वो गिल्टी फील करता है, अपने आप को दोषी मान लेता है और अपनी गर्दन झुका लेता है कि हाँ सर मैंने ही किया है, मैं ही आरोपी हूं, मैं ही दोषी हूं इस कार्य का, आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। तो उसे गिल्टी फील होती है खुद। फिर वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको माफ करे या फिर उसे सजा दिलाए। दोषी व्यक्ति ठहर जाता है वो। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा हैंडकफ्स। हैंडकफ्स माने क्या होता है जानते हैं? हैंडकफ्स, हथकड़ी। भाई जो मुजरिम होगा उसको हथकड़ी लगाते हैं, आप लोग लगाते हैं ना भाई, है ना। तो हथकड़ी होता है बेटा जिसे बांधकर दोषी को कहां पहुंचाया जाता है? जेल में पहुंचाया जाता है, ठीक है। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे हीस्ट। हीस्ट माने क्या होता है? हीस्ट जैसे कहीं मान लीजिए किसी, तुमने देखा है किसी मतलब जो ये ज्वेलर्स होते हैं उसकी दुकान में बड़ी चोरी होती है ना, बड़ी डकैती डलती है, सारा आभूषण ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, जो भी उसके पास घर में उसकी दुकान में सब होता है सब कुछ ले जाते हैं। तो उस बड़ी डकैती को क्या बोला जाता है? हीस्ट। बड़ी चोरी हुई है यार, है ना, बहुत बड़ा मोटे पैसे वाली चोरी है, बहुत ज्यादा धन माया चली गई, चोर ले गए सब कुछ चुराकर, हीस्ट बोलते हैं बेटा उसे, ठीक है। याद रखना मेरे बच्चों। आगे आता है होमिशा। होमिसाइड। होमिसाइड इसका मतलब क्या होता है बेटा? मानव वध, जिसे आप हत्या कहते हैं। अरे उसकी हत्या कर दी उसने, उसको मार दिया उसने, है ना मेरे बच्चों। बेटा इनकी पीडीएफ वैष्णवी मैंने सारी पीडीएफ दी हुई है, आज सारी डलवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। मानववध, हत्या, ओके, याद रखेंगे आप लोग। अरे भैया होमिसाइड, ओके। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट होता है जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को भड़काते हैं, अरे यार वो तुझे गाली दे रहा था और वो तेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहा था और तेरे घर वालों को भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, वो तेरा दोस्त नहीं है, वो तो तेरा दुश्मन है ना, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि उन दोनों के बीच में दोस्ती रहे, दरार पड़ जाए, ये तुम्हारा कार्य है ना। तो तुम उस व्यक्ति को भड़काते हो मेरे बच्चों, है ना। तो मेरे बच्चे इनसाइड माने क्या होता है? इनसाइड माने भड़काना किसी को, अरे वो तुझे गाली दे रहा था और वो तो तेरे घर वालों के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा था, तो ऐसा होता है बेटा। टेलीग्राम पर कुछ रोक लग गई है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए नहीं चल रहा है। इनफॉर्मर कौन किसे बोलते हैं? इनफॉर्मर। तो आप सब लोग गांव के बच्चे हैं, तो मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुखबिर टाइप होते हैं, जो खबरी होते हैं, है ना, यहां की खबर वहां पहुंचाना। वो चुप चुप सुनते रहते हैं सारी बातों को और फिर जाकर दूसरे को बता देते हैं कि आज वो रात को 12 बजे अपनी गाड़ी से वहां जाएगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। वो आपका मुखबिर है। लेकिन कानूनी रूप से मुखबिर किसे बोलते हैं? जो बेटा आरोपियों के बारे में पुलिस को सूचना देते हैं। जैसे कि एक बात बताओ, अब सेना में आप भर्ती हो जाएंगे तो आपके भी मुखबिर होंगे, है ना, जो आपको बताएंगे कि वो आतंकवादी इस तारीख में आपकी इस सीमा से अंदर आने वाला है, आपको पता लग जाएगा, आप अपनी फील्डिंग बिछा देंगे। तो वो खबरी होता है बेटा, आपको खबर देने वाला, मुखबिर या खबरी। आगे आता है बेटा इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना तुम्हारा इंटेंट क्या है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी नीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है ना, तुम्हारे विचारों से लग रहा है कि तुम मन में कुछ गंदे विचार सोच रहे हो और तुम मेरे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, मैं आपको जानता हूं, ठीक है। तो इरादा या नीयत बोलते हैं बेटा इंटेंट। कहते हैं ना जब नॉर्मल बोल देते हैं, अरे यार मेरा तो ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन भैया आपने मेरे बारे में गलत चीज समझ ली, मैंने तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है और अच्छा ही सोचता हूं, है ना। कहते हैं ना मेरा इरादा ऐसा नहीं था, इंटेंशन भी बोल देते हैं बेटा एक प्रकार से, है ना, याद रखना। आगे आता है मेरे बच्चे जुवेनाइल कोर्ट। जुवेनाइल कोर्ट क्या होता है बेटा? जो व्यक्ति बालिग होने से पहले अपराध कर देता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का 21 वर्ष का बालिग माना जाता है और वो 10वीं क्लास में 14 साल की उम्र में अपने किसी दोस्त का सर फोड़ देता है ना,
तो उसके खिलाफ उसके घर वाले जो होते हैं वो मुकदमा लिखवा देते हैं, पुलिस आती है उसको ले जाती है, बच्चा कोर्ट में उसको जाकर पेश करती है, फिर उसको बच्चे जेल में भेज दिया जाता है। तो बेटा उसे जुवेनाइल कहते हैं, किशोर अपराध जो होता है कि अभी किशोर है, अभी बच्चा है, इसको समझ नहीं है, इसलिए इसने अपराध कर दिया। तो कोर्ट उसको फिर जब 18-21 वर्ष की उम्र से पहले पहले माफ कर देता है कि अभी इसका जो अपराध है ये माफ करने योग्य है ना, ताकि इसके भविष्य में इसकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए, और इसको जेल में ही पढ़ाने की सुविधा भी दी जाती है मेरे बच्चों, याद रखना, ठीक है। और लड़की की जो बालिक इमेज होती है वो 18 वर्ष होती है ना, लड़के की 21। आगे आता है बेटा नोटेरियस। नोटेरियस का अर्थ क्या होता है? कुख्यात बदमाश होते हैं जो, कि भैया उसने 10 लोगों को मार दिया, है ना, वो बड़ा कुख्यात बदमाश है, उसका तो डंका बजता है हमारे शहर में, लोग उसके नाम से कांपते हैं, फिरौती मांगता है वो सबसे, सब उसे पैसे दे देकर आते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, समझ में आई बेटा मुस्कान, बात क्लियर है ना। तो याद रखना उसे कहते हैं कुख्यात या बदनाम। भाई कुख्याति तो बदनाम होगा, जो कुख्यात है बहुत मारकाट करता है, दया धर्म नहीं है उसके दिल में, है ना। आगे आता है मेरे बच्चे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं? ऑर्डिनेंस जानते हैं? जो मान लीजिए कुछ समय के लिए जो कानून बनाया जाता है उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसे अध्यादेश, अध्यादेश आया है ना, तुम्हारे खिलाफ कोई अध्यादेश ले आए कि हम इससे भाई सहमत नहीं है, हम इस सरकार में ये बदलाव होना चाहिए, है ना बच्चों। हाँ, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अध्यादेश। ये पॉलिटी का शब्द है, आप पॉलिटी में पढ़ लेंगे। आगे आता है बेटा पार्डन। पार्डन का अर्थ क्या होता है? क्षमादान। आपने कोई गलती कर दी, है ना, और मैंने आपको डांटा, और फिर आप थोड़ी देर बाद आते हैं, बोलते हैं भैया मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो बेटा मैंने आप कहा कि चलो ठीक है, चलो आज से आगे से मत करना, है ना, ऐसी गलती नहीं करते, आप अच्छे बच्चे हैं, तो आपको मैंने दोबारा अपने पास से आपको प्यार से समझाकर भेज दिया, तो मैंने आपको क्षमादान दे दिया कि मैं अब तो आपको माफ कर रहा हूं, आगे से ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, तो बेटा उसे क्षमादान कहा जाता है, इनको अच्छे से याद रखना। परजूरी, परजूरी किसे बोलते हैं बेटा? परजूरी, परजूरी का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए झूठी गवाही दे देता है ना, झूठी झूठी बात उसको उसके बारे में बोल देता है कि हाँ सर मैंने इसको देखा था और यही वो गंदा काम कर रहा था और इसी ने उसको मारा था। तो झूठी गवाही जो होती है ना बेटा, उसे कहते हैं परजूरी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया परजूरी किसे कहते हैं? इनको एक याद करने का सबसे सुंदर तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। आप 4 दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ आपस में इन शब्दों का प्रयोग किया करो कि यार तुम मेरे खिलाफ बहुत परजूरी करते हो। वो कहेगा यार परजूरी क्या होती है? अरे भाई परजूरी पता लग जाएगा, परजूरी गवाही होती है, झूठी गवाही देते हो तुम मेरे खिलाफ। तुमने मेरी मम्मी से जाकर क्या कहा था कि आंटी वो ऐसे ऐसे गलत, है ना, गलत लड़कों के साथ रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, तुम झूठी गवाही दे रहे थे मेरे खिलाफ, है ना। तो बेटा इन शब्दों को अपने प्रयोग में ले आइए आप, है ना। पार्डन, तुम्हें मम्मी के माध्यम से पार्डन किया गया है, क्षमादान दिया गया है ना, क्षमा किया गया है, तो आपको विश्वास करना चाहिए। इन शब्दों को अपने आपस में व्यवहार में लाओ, तुमको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। बिल्कुल व्यवहारिक चीजें होती है बेटा, लेकिन हमें अपने प्रयोग में लानी होती है, हम प्रयोग में लाते नहीं है, इसलिए हमें ये चीजें कठिन लगती हैं, है ना। हाँ, आगे आता है बेटा पाशी, पोशी, है ना, ये ओ की आवाज होती है, ओ, पोशी, पोशी। तो पोशी का मतलब क्या होता है? पुलिस दल। पोशी माने पुलिस दल, है ना। हाँ, पुलिस दल। जैसे यहां पर देखो आपको पूरी पुलिस का दल दिख रहा है, दल बोले तो ग्रुप जो था, इकट्ठे लोग बैठे हैं। आगे आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट कौन नहीं जानता? पनिशमेंट तो सब जानते हो, गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी आपको, है ना। 4 दिन आपको क्लास में अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो बेटा इनको सब लोग देखो अच्छे से रिवीजन कर लेना। सजा बोले तो पनिशमेंट, कहते हैं ना यार मुझको पनिशमेंट मिल गया आज, किस चीज का? अरे यार मैं क्लास में बोल रहा था, सर ने मुझे बहुत डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया, मुझे सजा मिली कि आज मैं क्लास नहीं कर पाया और मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी, है ना। हाँ, आगे आता है बेटा रैंसम। रैंसम क्या होता है ना, जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं, बड़े बड़े दादा होते हैं बदमाश टाइप के, वो कहते हैं 1 लाख रुपए यहां भेज दो नहीं तो हम तुम्हें गोली से मार देंगे, है ना।
होता है ना बेटा, फिल्मों में देखा होगा आपने कि राणा 1 लाख रुपए हमें भेज दो, नहीं तो तुम अपने बेटे का कल मुंह नहीं देख पाओगे। राणा बेचारे डर जाते हैं यार, बदमाशों से कौन नहीं डरता, सब डरते हैं यार, क्या मतलब पड़ा है हमारा, हम साधारण व्यक्ति हैं, है ना। तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं फिरौती, रैंसम। तुम मुझसे रैंसम लेना चाहते हो, फिरौती मांगना चाहते हो, है ना बच्चों। कृष्णा शुक्ला, बेटा लगभग 120 शब्द पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आगे आता है बेटा रेप। रेप तो सब जानते हैं, है ना। रेप, रेप माने क्या होता है, बलात्कार, है ना मेरे बच्चे। जो ये बहुत चर्चित चीजें, चर्चित शब्द है, आप सब जानते हैं, है ना, कि यार आज के समाज में रेप जैसी घटनाएं बहुत घट रही हैं। इतने दरिंदे फिर रहे हैं, जरा भी उन्हें शर्म नहीं है कि सब मतलब गंदगी पर उतर आए हैं, है ना बेटा, तो उसे रेप कहते हैं। ओके, अगला शब्द आता है बेटा रूल। रूल क्या होते हैं, सरकार को कुछ रूल बनाने चाहिए, है ना, कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसको 10 वर्ष का कारावास होगा, सजा मिलेगी, है ना। कोई गाड़ी तेज चलाएगा, हॉर्न तेज बजाएगा, उसे 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। तो ये रूल होने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए कम से कम किराया लगना चाहिए, बस में आधा किराया लगेगा, ये सरकार का रूल होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई पर पैसे कहां से लाएगा, ये गवर्नमेंट को रूल बनाने चाहिए। रूल बोले तो नियम, ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है सेडिशन। सेडिशन किसे कहते हैं, बोलो। सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह। मान लीजिए आप सेना में हैं और आपने कोई भी ऐसा मैसेज किसी शत्रु दुश्मन देश के साथ शेयर कर दिया, तो आप कौन है फिर, आप राजद्रोह हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, आपने देश के साथ गद्दारी की है, ठीक है। तो बेटा उसे सेडिशन कहते हैं, सेडिशन, ठीक है मेरे बच्चों, जिसे राजद्रोह या देशद्रोह बोला जाता है। आपको न्यायालय में सजा मिलेगी, जब अब तक की नौकरी आपने की है उसका पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, समझे। हां, आगे आता है बेटा सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस किसे कहते हैं, जानते हैं आप लोग। मान लीजिए आपके ऊपर कोई व्यक्ति वार कर रहा है, तो आप अपना जो बचाव करते हैं ना, उसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। किसी ने आपको मुक्का मारा और आपने हाथ लगाकर उसे रोक दिया, है ना, तो आपने क्या किया, आपने अपना बचाव किया। सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार सबको है भाई, है ना, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे किसी भी प्रकार से सेल्फ डिफेंस किया जाए, है ना। कोई व्यक्ति आपको फंसा रहा है तो आप अपनी तरफ से जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे ना, मतलब नहीं आरोपी होने की, तो वो भी बेटा एक सेल्फ डिफेंस ही है एक प्रकार से, है ना। आपको कोई गलत बोल रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। बेटा नोट आपको बने बनाए मिल जाएंगे वैसे तो, आप परेशान ना हो। इश्मलिंग, ये होता है बेटा इश्मलिंग। इश्मलिंग किसे बोलते हैं, इस्मंगलिंग। इश्मंगलिंग किसे बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, हैं कि यार वो व्यक्ति तो सोने की तस्करी करता है, इश्मंगलिंग करता है, दूसरे देश से सोना लाता है और भारत में बेचता है ना। तो वो भैया बिल्कुल सही बात है, वो एक दिन जरूर फंसेगा। कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कहते हैं बेटा एक दिन व्यक्ति फंस ही जाता है यदि उसने गलत कार्य करना शुरू कर रखा है, वो कब तक बचेगा, नहीं बच पाएगा। तो मेरे बच्चों तस्करी और उसकी चीजों को पकड़ लिया जाता है। इसे शराब है ना, आप शराब ला रहे हैं, विदेशी शराब, और भारत में आकर के आप उसे बेच रहे हैं। आप किस रास्ते से लाते हैं, आप कैसे कैसे लाते हैं, सारी चीजों की जांच की जाएगी। आप गलत काम कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, आप तस्करी कर रहे हैं, आप ये आपको नहीं करना, आप इसके लिए जेल जाएंगे, आपको अपराधी घोषित किया जाएगा। चलिए आगे आता है बेटा सुसाइड। सुसाइड किसे कहते हैं, ये शब्द मेरी जीवन का सबसे गंदा शब्द है यार, है ना। कुछ बच्चे, मैंने अभी पीछे देखा था बेटा, एक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश में, एक बच्चे के पिताजी ने उसको डांट दिया, उसने आत्महत्या कर ली। अरे यार ये जीवन का क्या सच है, अरे माँ बाप तो कहते ही है यार, माँ बाप है, गुरु है, वो तो बोल ही देते हैं यार, गुरु जी अरे तू पढ़ता नहीं है, तू कुछ नहीं करेगा, तू तो निकम्मा है ना। ऐसी मम्मी पापा बोल देते हैं यार, तू तो मेरी नाक कटवाएगा, तू तो हमेशा हमको बदनामी करवाएगा, ऐसे ही हमारी तू पढ़ेगा ही नहीं। तो यार ये नॉर्मल शब्द है, वो अपने बच्चे का भला चाहते हैं, है ना। और कुछ बच्चे इसको दिल पर लेकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमको जीवन मिला है संघर्ष करने के लिए, हमको संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, पिताजी कह रहे हैं अच्छी बात है, मैं मेहनत करूंगा और करूंगा, इस बार नहीं अगली बार करूंगा, है ना। कोई जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा बेटा, किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। यदि एक भर्ती में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आपकी भविष्य की सारी योजनाएं खत्म नहीं हो गई। मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए।
आगे आता है बेटा ट्रीजन। ट्रीजन माने क्या होता है ना? समझे? एक शब्द पीछे क्या था, मैंने बताया था बेटा, देखो ये वाला शब्द सेडिशन। सेडिशन माने भी बेटा क्या था, राजद्रोह था, देशद्रोह था। और देखो यहां पर ट्रीजन माने भी, ट्रीजन माने भी क्या होता है, किसी भी मतलब किसी भी आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो भी आप राजद्रोह कर रहे हैं। अपने राज के साथ, अपने देश के साथ आप क्या कर रहे हैं, नमक खाकर उसके साथ कहते हैं ना नमक हरामी, वो कर रहे हैं, आप उसे हलाल नहीं कर रहे हैं। जब हम नमक भारत का खाते हैं तो भारत का ही गुणगान करें, है ना? कुछ लोग पाकिस्तान की बढ़ाई करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान के बारे में ताली बजाते हैं, अरे तुम देशद्रोही आदमी हो, तुम गद्दार हो, तुम्हें देखना चाहिए तुम नमक भारत का खा रहे हो और बढ़ाई पाकिस्तान की कर रहे हो, तुम बेवकूफ हो गया। नहीं, हम भारतीय हैं, हमारे अंदर हमारा दिल हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक खून का एक एक कतरा हिंदुस्तानी है, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। आगे आता है बेटा वेरिफिकेशन। ये चीज आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाली है ना? वेरिफिकेशन किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपकी डिपार्टमेंटली जांच आएगी, आपकी वेरिफिकेशन आएगी, आपको सत्यापित किया जाएगा कि ये लड़का यहां का रहने वाला है, इस मोहल्ले में रहता है, आचार विचार का बहुत अच्छा है। 4 लोग आपके जो पड़ोसी होंगे वो सिग्नेचर करके दे देंगे, है ना? आपकी वो पुलिस वाले आएंगे और इंक्वायरी करेंगे, थाने में कहेंगे थाने में आ जाओ, आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, आपने किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं की आज तक, आपके खिलाफ कोई झूठी FIR तो नहीं हुई है। ये सारी चीजें बेटा होती है और आपका सत्यापन करके वो भेज देते हैं कि लड़का कैरेक्टर रोल बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों? आगे आता है बेटा वायलेंस। देखो एक तो पीछे हिंसा, घरेलू हिंसा थी, है ना? ये बेटा वायलेंस का मतलब केवल हिंसा से है। ओके, पीछे हमने घरेलू हिंसा शब्द पढ़ा था, लेकिन ये केवल वायलेंस शब्द पूछा है इसलिए हमसे, वो डोमेस्टिक वायलेंस था, लेकिन यहां पर क्या है मेरे बच्चे, केवल वायलेंस है। तो वायलेंस माने हिंसा हम पढ़ चुके हैं, जो आपस में विवाद हो जाता है ना बेटा? हाँ, वेरिफिकेशन जांच बोल सकते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल आपकी जांच की जाएगी कि आपका कैरेक्टर कैसा है ना बेटा? वर्कशीट मेरे प्यारे बच्चों डाल दी जाएगी, टेंशन फ्री हो जाइए बिल्कुल, है ना? आगे एक शब्द आता है वारंट। वारंट कब आता है? जब आपको जमानत तो मिल जाती है कोर्ट के माध्यम से, वकील आपका जमानत आपको दिला देता है, लेकिन न्यायालय यह कहता है कि आपको जब भी तारीख दी जाएगी उस डेट पर आपको आना पड़ेगा न्यायालय में, और आप फिर लगभग 2-3 डेट तक तो आपको माफी दे देता है कोर्ट, लेकिन आप फिर भी नहीं जाते हैं, 4-5 डेट आप ऐसे ही गुजार देते हैं। तो फिर आपको कोर्ट एक आदेश निकालता है, इसे वारंट कहते हैं, जिसे गिरफ्तारी वारंट कहते हैं, कि जाइए उस व्यक्ति को, उस मुजरिम को गिरफ्तार करके लाइए, क्योंकि वो कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, कोर्ट का अनादर कर रहा है ना? तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं बेटा वारंट। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा वेपन। वेपन कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता मेरे बच्चे? कुलदीप बेटा रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, डेली रिवीजन करो शाम को। तुम्हारे नंबर नहीं है मेरे पास, नहीं तो शाम को 6 बजे सबके पास कॉल करता है, ग्रुप कॉल करके कौन कौन पढ़ रहे हो वीडियो कॉल से दिखाओ। लेकिन अब मैं कैसे आपके पास आ पाऊंगा इतनी दूर, है ना? कुछ बच्चे बेटा आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, है ना, असम से, मेघालय से, मिजोरम से, कर्नाटक से, बहुत बहुत दूर से बच्चे हैं, गुजरात से। अब मैं सबके पास नहीं जा सकता, है ना? नहीं तो फिर यदि ऑफलाइन होते ना, तुम भी यहीं बैठा के सब पर ही पढ़वाता बैठा के सबको अपने सामने। तो मेरे बच्चे वेपन होता है हथियार। जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको हथियार मिलेगा, है ना? हथियार, वो वेपन होगा, शस्त्र होगा वो। ठीक है मेरे बच्चों, एक SSC GD में अस्त्र की बात भी की जाती है, शस्त्र की बात की जाती है। तो इन दोनों को मैं आपको समझाता हूं। जो हाथ के साथ पकड़कर चलाया जाता है ना, वो बेटा शस्त्र होता है। जैसे मैंने कहा रिवॉल्वर, रिवॉल्वर क्या है? एक शस्त्र है, SSC GD मानती है इसको। और अस्त्र क्या है? मैंने मान लीजिए ये मेरे हाथ में कलम है और एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, बार बार परेशान कर रहा है ना? वो जो इसने लाल टी-शर्ट पहनी हुई है और काली टोपी लगा रखी है, मैंने उसको फैक्टर मारी ऐसे कि लाल टोपी वाला बच्चा बाहर आ जाओ निकल के, बहुत मजाक कर रहे हो, मस्ती में हो, है ना? तो ये बेटा किसका काम करेगा? फिर ये अस्त्र का काम करेगा। समझ गए? मैंने मान लीजिए ये पानी की बोतल उठाकर और फैक्टर मारी कि पढ़ नहीं रहा है, बहुत देर से बात करने में लग रहा है, तो मेरे बच्चों ये पानी की बोतल क्या बन गई? फिर ये एक अस्त्र बन गई, जिसको मैंने हाथ से फेंक कर मार दिया। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अस्त्र और शस्त्र में अंतर बता दोगे ना? हाथ से पकड़कर किसी चीज को चलाया जाता है, मारा जाता है ऐसी पकड़कर, तो वो शस्त्र कहलाती है, और जिसको फेंक कर मारा जाए वो अस्त्र कहलाती है। याद रखना, ए माने नहीं, से माने साथ।
ठीक है, वेरी गुड। हाँ दीपक राणा, बेटा मन से पढ़ोगे तो जिंदगी में याद रखोगे, जब भर्ती हो जाओगे तब भी वर्दी पहनकर मुझे याद रखोगे कि नीरज भैया ने हमको उसमें पढ़ाया था। ठीक है, बस मेहनत करते रहना दिल से। आगे आता है बेटा देखो वारंट। वायर टेप क्या होता है? वायर टेप, वायर टेप होता है किसी का फोन टेप कर लेना, उसकी बातें सुनना कि ये जवान किसी अन्य देश के किसी जवान से या किसी अधिकारी से हमारी बातें तो शेयर नहीं करता है, हमें शक था उसके ऊपर, तो हमने उसका फोन टेप कर लिया, वायर टेप कर लिया और उसका फोन हम सुनते हैं, वो चुप चुप हमारी सारी सीक्रेट बातें किसको दे रहा है? दूसरे देश के अधिकारियों को दे रहा है। आपने बॉर्डर पिक्चर में ऐसा देखा भी था, है ना, देखा होगा ना कि कुछ गद्दार होते हैं जो दूसरे देश के साथ मिले होते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं और बिक जाते हैं, जमीर बेच देते हैं अपना, है ना बच्चों, तो उसे फोन टेप करना कहते हैं। फोन टेप कर लिया आपका हिंदी में। आगे आता है बेटा रिट, है ना बेटा, आपके डाउट क्लियर करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना है, लेकिन अभी वो फिलहाल बंद कर दिया है सरकार ने, जल्दी चालू हो जाएगा, उस पर अपनी दिक्कतों को सबको फॉरवर्ड किया करना मेरे साथ, है ना। तो बेटा रिट क्या होती है जानते हैं आप लोग? रिट होता है न्यायालय का आदेश, रिट दायर करना, है ना। जैसे आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप भी रिट दायर कर देते हैं, मैं तो रिट डालूंगा भैया, मुझे तो इस क्वेश्चन का जवाब ये लग रहा है, गवर्नमेंट जो पेपर आयोग है वो ये मान रहा है, तो गलत है ये तो रिट दायर करना होता है न्यायालय का आदेश, ठीक है, या रिट, अंग्रेजी में रिट बोल देते हैं। हाँ, जो साथ वही शस्त्र, जो दूर वही अस्त्र, बिल्कुल। देखो बेटा 121 अंतिम शब्द है हमारा, अंतिम शब्द है ना, अंतिम शब्द है मेरे बच्चों, ये कह रहा है यूथ ऑफेंडर। यूथ ऑफेंडर क्या होता है? यूथ बोलते हैं जब हम एक बाल अवस्था में होते हैं, है ना, जिसे जुवेनाइल कोर्ट आपने सुना था, किशोर अवस्था वाला, है ना। तो मेरे बच्चे यहां पर आया है यूथ ऑफेंडर। यूथ ऑफेंडर का मतलब क्या होता है? बाल अपराधी, ठीक है, बाल अपराधी है, बच्चा है और अपराध कर रहा किया है इसने, तो यूथ ऑफेंडर का मतलब होता है मेरे बच्चे बाल अपराधी, ठीक है, जिसने बालपन में अपराध कर दिया है। ओके, तो जल्दी से 5 मिनट में मुझे 5 क्वेश्चनों का जवाब आप लोग देंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चे, जब सुरक्षाकर्मी, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना, तो सभी बच्चों का जवाब मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था, बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बच्चे अभी बेटा कमेंट में जवाब देने में कुछ पता नहीं शर्म मानते हैं, क्या मानते हैं? अरे भाई, मेरे प्यारे बहन भाई, एक बात आपको बताऊं, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर अपने हाथ से लिख देते हैं ना, तो उसको हम जिंदगी में नहीं भूलते, उसको हम जिंदगी में नहीं भूलते बेटा, ये बात ध्यान रखना। और कल आपको वर्तनी सिखाऊंगा, वर्तनी शब्द कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोला जाता है आकस्मिक अवकाश, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। हर बच्चा आंसर दिया करो, चाहे गलत दिया जाए, दिया जरूर करो, उससे एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हिम्मत आती है ना। चलो, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, सुरक्षाकर्मी के लिए आदेश पत्र पर किसका हस्ताक्षर होता है ना, क्योंकि बेटा हस्ताक्षर जो है ना, ये बहुवचन शब्द होता है हमेशा। कैसा शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुवचन। तो यहां किसका नहीं बोलेंगे, यहां पर हमको किसके बोलना चाहिए, किसके हस्ताक्षर होते हैं, होता नहीं है, ये भी गलत यहां पर बोला है, होते हैं। अब बताओ गार्ड के होते हैं? नहीं भाई, सुरक्षाकर्मी है, मंत्री के होंगे? नहीं। दर्शक देखने वाले के होंगे? नहीं। वरिष्ठ अधिकारी के, जो भी उसका वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो भी उसका सीनियर अधिकारी होगा, वही तो सिग्नेचर करेगा। अब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपकी जो लेटर पर, आपकी मतलब किसी आदेश पत्र पर कौन साइन करेगा? जो आपके कंपनी कमांडर होंगे, जो आपके सीईओ होंगे, वो आपके आदेश पर सिग्नेचर करेंगे, है ना। आप एक सुरक्षाकर्मी मानो अपने आप को, तो इन बातों को याद रखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन, तो ये बेटा क्वेश्चन तो आप जानते हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी आपको कराया था, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न पर, ठीक है। डेटा विश्लेषण से क्या पहचाना जाता है? जिस पर हमें संदेह होता है, जिसके बारे में हम शक रहते हैं कि ये व्यक्ति यार सही है या कोई अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, है ना। तो उसके बारे में यदि हमें जानना होता है ना, तो हम उनको संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न से ही जान सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका डेटा विश्लेषण से, है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक नियम या प्रशिक्षण योजना नहीं,
ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक सुरक्षा में डेटा विश्लेषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है, जिससे हम सारी चीजों का अध्ययन करते हैं अंदर जाकर के। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न पहचाने जाते हैं। इससे सुरक्षा एजेंसी केवल प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि पहले से रणनीति बना पाती है ना? तो मेरे बच्चे क्यों? जिनके हम संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जान देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब जल्दी से दीजिए। नीचे दिए गए शब्द का सही परिभाषित शब्दावली क्या होगा? बताओ मेरे बच्चे। हाँ, इसने कहा है गैर सरकारी संगठन के लिए एक शब्द, है ना? बताओ मेरे भाई। बेटा पत्राचार भी समझाऊंगा अभी आपको। पत्राचार के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, है ना, एसएससी में। जल्दी से अभी सारे पेपर आ जाने दो, एक एक पेपर आपको कराऊंगा, एक एक पेपर, टेंशन मत लीजिए। यूट्यूब के माध्यम से करा दूंगा, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, हाँ जल्दी से करेंगे, समय होने वाला है। 5 क्वेश्चन और बाकी आगे के क्वेश्चन है वो पूरी पीडीएफ में ऐसे के ऐसे ही डलवा दूंगा, उनका जवाब सब लोग देना, ठीक है? तो बेटा गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आंसर नंबर ए वाला बिल्कुल सही होगा। नॉन गजेटेड, नॉन एसिनेशन नहीं, इंटरेस्ट बेरिंग नहीं, गलत। आंसर ए वाला बिल्कुल सही ठीक होता है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे नंबर 19। आपात प्रक्रिया दल की भूमिका क्या होती है? आमंत्रण भेजना, सूचना देना, रिपोर्ट बनाना, संकट के समय तुरंत कार्रवाई करना। बोलो मेरे बच्चे। हाँ, संकट के समय तुरंत कार्रवाई करना, या मेरे बच्चे रिपोर्ट बनाना, या प्यारे साथी सूचना देना, या आमंत्रण भेजना। भाई आपात प्रतिक्रिया दल, मान लीजिए कहीं पर, मान लो आप लोगों ने देखा होगा कोई आपदा आ गई, है ना? मान लो जैसे तुमने देखा था बेटा केदारनाथ में गंगा में बाढ़ आ गई, पूरा गंगा जी में पूरी तहलका मचा दिया था, जल ही जल। वहां पर जो श्रद्धालु थे वहां पर सारी फोर्सों को भेज दिया गया। तो आपका काम क्या होगा यदि आप उस दल में शामिल हैं? तो आप संकट के समय तुरंत कार्रवाई करना होता है, ना कि वहां पर रिपोर्ट बनाने में लगेंगे कि क्या रिपोर्ट है यहाँ की, सूचना देंगे, किसी को आमंत्रण भेजना नहीं। आप क्या करेंगे मेरे बच्चों? संकट के समय तुरंत कार्रवाई करना ही इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है बेटा? वेंटिलेशन सुधारना नहीं, स्टाफ की भर्ती करना नहीं। प्रवेश नियंत्रण प्रणाली होती है जो योग्य व्यक्ति हैं उनको अंदर लिया जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे भोजन वितरण नहीं होगा, केवल अधिकृत व्यक्तियों को अंदर आने देना, जिनको अधिकार है, जो उसके लिए वरीयता रखते हैं, उनको अंदर आने देना। ओके, तो ये चीज आपको ऑप्शन नंबर सी यहां पर लॉक करना है। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। तो अपना ख्याल रखोगे सब लोग? हाँ, तो चलिए बेटा सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे अच्छे से। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कल एक नेक्स्ट क्लास में। और कल की जो क्लास होगी, कल बेटा हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी। कल हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों वर्तनी। ठीक है, तो वर्तनी आपको पढ़नी है कल, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों, कल थोड़ा सा पढ़कर आएंगे, थोड़ा सा जान कर आएंगे, फिर आगे हम चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, आओ। तो क्लास कैसी लगी सभी को, है ना? पूरी मेहनत करना, बिल्कुल मन से मत टूट जाना, है ना बेटा? कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? तो मन से आदमी अपने ऊपर हर चीज को लागू करता है। यदि उसने सोच लिया कि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। यदि आपने सोच लिया कि मैंने भी अपनी मां का दूध पिया है, मैं भी अपनी मां का लाल हूं, नौकरी पाकर रहूंगा तो पाकर रहूंगा, बस। ठीक है, तो सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।